नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर के लिए अमित शाह ने बनाया सॉलिड प्लान, बोले घाटी में आतंकवाद को फिर पनपने से रोके। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, ना किसी डिवाइस से कनेक्ट, हैकिंग के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने किया खारिज। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने में मौसम बाधा, सेना और वायुसेना ने संभाला जिम्मा, सभी मंत्रियों विधायकों को दिए गए मदद के आदेश। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, बताया प्रधानमंत्री मोदी का प्लान। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ग्लोबल लीडर है प्रधानमंत्री मोदी, गाजा में रुकवा दे युद्ध, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आपको भी देश की सेना पर पूरा विश्वास, तो वीडियो जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर के लिए अमित शाह ने बनाया सॉलिड प्लान, बोले घाटी में आतंकवाद को फिर पनपने से रोके। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अमरनाथ की आगामी वार्षिक तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवाद हमलों के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों को जम्मू में जीरो टेरर प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलताओं को दोहराने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इनोवेटिव तरीकों से आतंकवादियों पर कार्रवाई कर एक मिसाल बनाने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने और समन्वित तरीके से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर बल दिया। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय पर जोर देते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में घाटी में आतंकवाद को फिर पनपने से रोका जाएगा, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, ना किसी डिवाइस से कनेक्ट, हैकिंग के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने किया खारिज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के शिवसेना सिंधे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के नेता आमने सामने आ गए। अब विपक्षी नेताओं के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि आज जो खबर आई है उसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार द्वारा पूरी तरह से गलत खबर चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड ब्लोन सिस्टम है, खबर पूरी तरह से गलत है। हमने पेपर को नोटिस इशू किया है। 499 आईपीसी के तहत मानहानि का केस भी किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पेपर के रिपोर्टर को समझाने की कोशिश की थी। आईपीसी का धारा 505 और 499 के तहत उन्हें नोटिस भेजेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह भी कहा कि हम कोर्ट ऑर्डर के बिना सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं दे सकते, पुलिस को भी नहीं। ईवीएम कोई प्रोग्राम के लिए नहीं है और ना ही इसको हैक किया जा सकता है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि विपक्ष फिर से फोड़िए ईवीएम पे अपने हार का ठीकरा, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने में मौसम बाधा, सेना और वायुसेना ने संभाला जिम्मा, सभी मंत्री विधायकों को दिए गए मदद के आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिक्किम में बुधवार रात को भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग टूट जाने के बाद फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने में खराब मौसम अभी भी बाधा बना हुआ है। वायुसेना ने शनिवार को फंसे पर्यटकों को निकालने को लेकर अपनी ओर से पूरी तैयारी तो की, लेकिन बचाव अभियान अभी शुरू नहीं हो पाया है। गंगोटक में मौसम विभाग के निदेशक गोपीनाथ राहा ने कहा कि उत्तरी सिक्किम में अभी भी बारिश हो रही है। काले बादलों की वजह से घना कोहरा जैसी स्थिति है। अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। इसी बीच कुछ पर्यटक गंगोटक से सड़क मार्ग से सिलीगुड़ी पहुंचे। अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में मोदी सरकार का विकास देख तिलमिलाए पाकिस्तान, भागा पहुंचा वर्ल्ड बैंक। भारत ने कहा आओ तुम भी देख लो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जम्मू और कश्मीर में कई विकास परियोजनाएं चल रही है। इनमें एक बड़ी संख्या केंद्र शासित राज्य की जल संपदा के दोहने के लिए पन बिजली परियोजना की है, मगर पाकिस्तान को इस पर भी नाराजगी है। भारत अपने इलाके में क्यों नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वह खुद तो अपने इलाके में विकास नहीं कर पा रहा और पीओके को इस तरह से चीन के हवाले कर चुका है, मगर उसने इस पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि यह दोनों देशों के बीच नदियों के जल बंटवारे समझौता को उल्लंघन करार दिया है। भारत ने साफ कर दिया कि
परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इससे पाकिस्तान के साथ नदी जल बंटवारे को कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। मगर पाकिस्तान को इससे संतोष नहीं है, वह खुद अपनी आंखों से इसे देखना चाहता है। इसके लिए अगले हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के आने की उम्मीद है। साथ ही भारत जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजना पर बातचीत के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों की एक टीम भी भारत आएगी। यह टीम उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी जिन पर इस्लामाबाद ने आपत्ति जताई है। यह पूरी बातचीत विश्व बैंक के सहयोग से 1960 के सिंधु जल संधि के नियमों के। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का हो रहा है विकास, तो वीडियो जिला का कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर चर्चा, 16 जून को उच्च स्तरीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने रियासी, कठुआ और डोडा में 4 जगहों पर हमले किए, जिसमें 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई। वहीं सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। इन हमलों के बाद जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के कई अन्य शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया गया है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में हमले किए। इन हमलों में 10 तीर्थयात्रियों की मौत के साथ सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि इन हमलों में 7 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग घायल हुए। वहीं कठुआ जिले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो ही जलाए को कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह बोले, हिंद महासागर में नहीं चलने देंगे किसी की भी मनमानी, न्याय स्वीकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमें मत्स्य न्याय स्वीकार नहीं, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उन्होंने यहां पूर्वी नौसेना कमान की तैयारी की समीक्षा के लिए दूसरी बार रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह ने यह पहली यात्रा की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करेगा और सर्वजन मजबूत करना है। वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक शक्ति की उपस्थिति को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र को मत्स्य न्याय क्षेत्र नहीं बनने देगा। भारतीय नौसेना यह सुनिश्चित करेगी कि हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी राष्ट्र अपनी आर्थिक क्षमता और सैन्य ताकत के बल पर किसी भी दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता या रणनीति को दबा या कुचल न सके। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समुद्री सुरक्षा को सेना के साथ मिलकर और मजबूत करेगी सरकार, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। G7 में हिस्सा लेकर भारत रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, निज्जर पन्नू विवाद के बीच ट्रूडो बाइडेन से भी हुई मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी 14 जून को देर रात इटली से भारत के लिए रवाना हुए। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेजबानी के लिए इटली की सरकार और लोगों को शुक्रिया भी कहा। उन्होंने कहा कि अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही प्रोडक्टिव दिन रहा। वैश्विक नेताओं से बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ मिलकर हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जिससे वैश्विक समुदाय को फायदा हो और भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो। मैं इटली के लोगों और सरकार को उनकी गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का अस्तित्व बढ़ रहा है, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी एक्शन मोड में 2 हफ्तों में मांगी लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट, मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदर्श आचार संहिता खत्म होते एक बार फिर सख्त तेवर में नजर आ रहे। उन्होंने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तलब कर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए, साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वालों की सूची प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खास नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल लापरवाह
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही 2 हफ्तों में रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व से जुड़े अधिकारी हरकत में आ गए। राजस्व परिषद चेयरमैन रजनीश दुबे ने हाल ही में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही पर राजस्व अफसरों, एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में लापरवाह अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले हफ्ते भारत आ रही प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई समझौतों पर लगा सकती है मोहर। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूती देने के लिए अगले सप्ताह भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि शेख हसीना 21 जून को अपनी यात्रा शुरू करने वाली है और अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करने वाली है। वार्ता के दौरान कई समझौतों पर मोहर लगने की उम्मीद जताई गई है। एक सूत्र ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर केंद्रित होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में प्रगति पर है। बांग्लादेश भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत एक महत्वपूर्ण भागीदारी है और यह सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों सहित अन्य क्षेत्र पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते छूने नई ऊंचाई, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी काशी में 300 किसानों को देंगे आवास की सौगात, जारी करेंगे सम्मान निधि की किस्त। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर किसानों से बातचीत करेंगे और उनके द्वारा उगाई गई सभी फलों को देखेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा 300 योजनाओं को आवास की सौगात भी दी जाएगी। 18 जून को प्रधानमंत्री काशी में किसानों से न केवल संवाद करेंगे बल्कि करीब 300 किसानों को आवास में उपहार में देने वाले हैं। इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 21 किसानों से मुलाकात करने वाले हैं और उनके द्वारा उगाई गई फसलों के बारे में भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की धनराशि किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए भेजी जाएगी। साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। किसानों से संवाद के दौरान किसान द्वारा उत्पाद के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर किसान समानता के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए लिए जा रहे कई लाभकारी फैसले, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। डल झील किनारे योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, आतंकी हमलों के बीच बड़ा संदेश, तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते करीब 1 सप्ताह से आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ गई है। वैष्णो देवी के पास तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला हुआ तो उसके बाद 3 और अटैक हुए थे। इन आतंकी हमलों के बाद हालात की समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इस बीच खबर है कि 21 जून यानी योग दिवस के मौके पर वह श्रीनगर में डल झील के किनारे आयोजन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा होगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी के विजिट सूत्रों का कहना है कि डल झील के किनारे आयोजन की तैयारियां होने लगी। अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजन के इंतजाम तक में जुटे हुए हैं। डल झील के पास ही बने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून की शाम को ही श्रीनगर पहुंचेंगे। इसके बाद वो 21 तारीख को सुबह योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमें उम्मीद है कि इसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के चलते हाई प्रोफाइल इवेंट है जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सप्ताह एसपीजी की टीम श्रीनगर पहुंचेगी और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था चेक की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रखने का आदेश दिया है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस योग दिवस पर दे सकते हैं आतंकियों को कड़ा संदेश, तो वीडियो ही जलाकर और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड जैश कमांडर रिहान, साथी समय ढेर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक गांव में मुठभेड़ के दौरान जैश का कमांडर रिहान और उसका साथी मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान सेना के संपर्क में थे। जैश कमांडर रिहान के अलावा उसका निजी सुरक्षा अधिकारी मारा गया। सूत्रों के मुताबिक जो वेपन और उपकरण इन कर्नों यूज करते हैं, इन आतंकियों के पास सुरक्षा बलों की फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस वाली M4 राइफल और
नाइट स्कोप मिला है। इन डिवाइस का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना करती है। सेना के अधिकारियों को संदेह है कि रिहान और उसका साथी पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंगों में भारत में आतंकी हमले तेज करने और सेना को कैसे नुकसान पहुंचाना, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं राजौरी के नासोड़ा सेक्टर में 2 संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इलाके की घेराबंदी के बाद तलाश जारी है। वहीं रावलकोट की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद सुरक्षा बलों का हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूंछ और राजौरी जिलों पर विशेष सेना, जहां पिछले 2 साल में आतंकी हमले बढ़े हैं। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के कोर कमेटी में कोई बदलाव नहीं, डोभाल ही होंगे एनएसए चीफ, पीके मिश्रा बने रहेंगे सचिव। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एक तरफ लगातार तीसरी बार अजीत डोभाल ही एनएसए चीफ बनने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीके मिश्रा पीएम के प्रधान सचिव की भूमिका निभाने जा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद संभाला, इन दोनों लगातार न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि देश के कई फैसलों में अहम भूमिका भी निभाई। समझने वाली बात यह है कि एनएसए का पद संवैधानिक होता है और पीएम का सबसे विश्वसनीय भी इन्हें माना जाता है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और हर अहम बैठक में इनकी उपस्थिति रहती है। बात चाहे सुरक्षा से जुड़ी हो या फिर रणनीतिक लिहाज से अहम मुद्दा हो, पीएम हमेशा एनएसए की सलाह लेता है। दूसरी तरफ पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री मोदी को हर मामले में जरूरी सलाह देते हैं। डोभाल की बात करें तो उन्होंने एनएसए बनने से पहले भारत के लिए सीक्रेट ऑपरेशन में काम किया। बात चाहे इराक में भारतीय नर्सों को सुरक्षित बाहर निकालने की हो या फिर नागालैंड में सेना की कार्रवाई, डोभाल ने ही रणनीति से लेकर दूसरे तमाम फैसले लिए और देश को बड़ी सफलता दिलवाई। आप यह मानते हैं प्रधानमंत्री, दोस्तों अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। रिलायंस जियो भारत में लॉन्च करेगी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, सरकार से मिली मंजूरी, एलन मास्क का टूटा सपना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो जल्दी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जियो ने लक्समबर्ग की कंपनी एसईएस के साथ मिलकर देश में गीगाबाइट स्पीड का फाइबर इंटरनेट देने की योजना बनाई है। इसके लिए केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब देश के कोने कोने में और हर मौसम में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को 3 अप्रूवल्स जारी की गई है, जो सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देना चाहती है। वहीं बेजोस की एमेजन, एलन मास्क की स्टारलिंक जैसे कई कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान की मंजूरी के इंतजार में थे। रिपोर्ट के अनुसार 1 जून में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण प्रदान किए गए थे, जिससे ऑर्बिट कनेक्ट को भारत के ऊपर सैटेलाइट का संचालन करने की अनुमति मिली। हालांकि कंपनी को संचालन शुरू करने से पहले देश के दूरसंचार विभाग से आगे की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना को मिला पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, दुश्मन के घर में घुसकर होगी एयर स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन 1 का पहला बैच मिल गया है। इस बैच में 120 ड्रोन हैं। ये ड्रोन दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डेपो को खत्म कर देगी। आत्मघाती ड्रोन को सेना लॉइटरिंग म्यूनिशन कहती है, यानी सामान्य भाषा में कहे तो सुसाइड ड्रोन्स। इसे बनाया इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी और जेट मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने। दोनों कंपनियां सोलर इंडस्ट्रीज की सबसाइड। सेना को कुल मिलाकर 450 नागास्त्र दिए जाएंगे। इसके परीक्षण चीन सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किए जाएंगे, यानी भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। अजीत डोभाल एनएसए के पद पर बने रहेंगे, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा का भी बढ़ा कार्यकाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फिर से नियुक्ति मिल गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा को भी सेवा विस्तार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन दोनों पद पर सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। अब अजीत डोभाल अगले 5 साल और सालों तक सुरक्षा सलाहकार के पद पर बने रहेंगे। उन्हें कैबिनेट रैंक के अफसर का दर्जा मिला हुआ है, जो पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। अजीत डोभाल नई सरकार गठन के बाद अपनी पहली असाइनमेंट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ इटली गए हैं कि भी प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा की। इस बैठक में भी अजीत डोभाल मौजूद थे। केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने
अजीत डोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दिया। वह 10 जून 2024 को नियुक्त हुए हैं। उनका कार्यकाल अगले आदेश तक या फिर प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक बना रहेगा। अजीत डोभाल का मोदी सरकार के दौर से अच्छा रुतबा रहा है और उन्हें कैबिनेट की रैंक मिलती रही है। अजीत डोभाल आईपीएस अधिकारी रहे हैं और खुफिया अफसर के तौर पर उनके नाम की खूब सराहना की जाती है। वो 2014 में ही प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर जुड़े थे। भारत की सुरक्षा नीति पर अजीत डोभाल की छाप देखी जाती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा प्रणाली हो चुकी है मजबूत, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।